जब हम दुनिया के अलग अलग देशों की औसत उम्र देखते हैं तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। कुछ देशों में लोग 80 से 90 साल तक न सिर्फ जीते हैं बल्कि उस उम्र में भी चलने फिरने, सोचने समझने और अपने काम खुद करने में सक्षम रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग 50 से 60 की उम्र आते आते ही दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। ये फर्क किसी एक चीज से नहीं बनता बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जापान का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ लंबी उम्र को कोई चमत्कार नहीं माना जाता, वहाँ इसे सामान्य जीवन का परिणाम माना जाता है। जब दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों की बात होती है तो जापान का नाम अपने आप सामने आ जाता है। वहाँ के लोग न सिर्फ ज्यादा साल जीते हैं बल्कि उस उम्र में भी खुद चलने फिरने, सोचने समझने और अपना जीवन संभालने में सक्षम रहते हैं। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है और न ही सिर्फ किस्मत या जीन का खेल है। इसके पीछे एक बहुत ही साधारण लेकिन लगातार निभाई जाने वाली जीवन शैली काम करती है। सबसे पहले ध्यान जाता है खाने के तरीके पर, क्योंकि शरीर जिस ईंधन पर चलता है वही उसकी उम्र तय करता है। जापान में खाना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को जरूरत भर देने के लिए खाया जाता है। वहाँ यह आम सोच है कि पेट को पूरी तरह भर देना शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालना है। जैसे ही यह महसूस हो कि अब भूख लगभग शांत हो गई है, वहीं रुक जाना सामान्य माना जाता है। यह आदत शरीर को हर दिन यह संकेत देती रहती है कि उसे जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जब हम दुनिया के स्वास्थ्य डेटा को देखते हैं तो एक बात हद तक तय है, जापान एक ऐसा देश है जहाँ लोग औसतन सबसे अधिक उम्र तक जिंदा रहते हैं। यह केवल कोई सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, ये एक जीवन शैली का परिणाम है जो कई सरल लेकिन गहरी आदतों पर आधारित है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लंबी उम्र सिर्फ ज्यादा साल जीने से नहीं आती। यह स्वस्थ उम्र से आती है जिसमें व्यक्ति सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि रोजमर्रा का काम आसानी से कर सकता है, स्वस्थ है, ऊर्जा है, बीमारियां कम है। तो बात की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां असली कारण छुपा हुआ है। जब हम बुढ़ापे की कल्पना करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक झुका हुआ शरीर, कमजोर मांसपेशियां, दर्द करता हुआ घुटना और दवाइयों पर निर्भर जिंदगी आती है। लेकिन जापान में यही बुढ़ापा अलग दिखाई देता है। वहाँ 80 से 90 साल के लोग सीधे खड़े मिलते हैं, खुद चलते हैं, जमीन पर बैठते हैं और बिना किसी सहारे के उठ भी जाते हैं। ये फर्क इसीलिए नहीं है कि उनका शरीर अलग बना है, बल्कि इसीलिए कि उनका शरीर जिंदगी भर अलग तरह से इस्तेमाल किया गया है। जापानी लोग उम्र को शरीर पर बोझ नहीं बनने देते। वहाँ शरीर को धीरे धीरे कमजोर होने देने की आदत नहीं डाली जाती। इसकी शुरुआत बहुत छोटी लेकिन निर्णायक बात से होती है और वह है शरीर के अंदर सूजन को बढ़ने न देना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर शरीर के अंदर लगातार सूजन बनी रहती है तो मांसपेशियां गलने लगती हैं, जोड़ सख्त होने लगते हैं और रीढ़ की लचक खत्म होने लगती है। जापानी जीवन शैली इसी प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही धीमा कर देती है। जब दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों की बात होती है तो जापान का नाम अपने आप सामने आ जाता है। वहाँ के लोग न सिर्फ ज्यादा साल जीते हैं बल्कि उस उम्र में भी खुद चलने फिरने, सोचने समझने और अपना जीवन संभालने में सक्षम रहते हैं। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है और न ही सिर्फ किस्मत या जीन का खेल है। इसके पीछे एक बहुत ही साधारण लेकिन लगातार निभाई जाने वाली जीवन शैली काम करती है। सबसे पहले ध्यान जाता है खाने के तरीके पर, क्योंकि शरीर जिस ईंधन पर चलता है वही उसकी उम्र तय करता है। जापान में खाना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को जरूरत भर देने के लिए खाया जाता है। वहाँ यह आम सोच है कि पेट को पूरी तरह भर देना शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालना है। जैसे ही यह महसूस हो कि अब भूख लगभग शांत हो गई है, वहीं रुक जाना सामान्य माना जाता है। यह आदत शरीर को हर दिन यह संकेत देती रहती है कि उसे जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जापानी लोग खाने को पेट भरने का जरिया नहीं मानते बल्कि शरीर को जरूरत भर ऊर्जा देने का साधन मानते हैं। वहाँ बहुत कम लोग ऐसा खाते हैं कि पेट पूरी तरह भर जाए। खाने के दौरान ही रुक जाना, जब शरीर को लगे कि अब पर्याप्त है, वहाँ एक सामान्य आदत है। इसका सीधा असर पाचन, वजन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है खाने की प्रकृति। रोजमर्रा के भोजन में सब्जियां, मछली, चावल, फर्मेंटेड चीजें और हल्का स्वाद शामिल रहता है। बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत मीठा या जरूरत से ज्यादा मसालेदार खाना वहाँ रोज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ स्वाद नहीं होता, बल्कि स्वाद और स्वास्थ्य के बीच संतुलन होता है। शरीर पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाता। खाने के बाद जीवन शैली पर ध्यान देना भी उतना ही अहम है। जापान में शारीरिक गतिविधि किसी अलग से एक्सरसाइज 100 टाइम तक सीमित नहीं होती। लोग पैदल चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, छोटे छोटे काम खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ गतिविधि कम नहीं होती बल्कि उसी हिसाब से हल्की और नियमित बनी रहती है। शरीर को रोज संकेत मिलता रहता है कि उसे काम में लिया जा रहा है। नींद और दिनचर्या भी एक बड़ा कारण है। वहाँ ज्यादातर लोग एक तय समय पर सोने और उठने की कोशिश करते हैं। शरीर को पता होता है कि कब
आराम मिलेगा और कब काम करना है। इस नियमितता से हार्मोन संतुलित रहते हैं, तनाव कम बनता है और शरीर खुद को बेहतर तरीके से रिपेयर करता है। तनाव को लेकर भी एक बड़ा फर्क दिखता है। जापान में सामाजिक जुड़ाव, समुदाय और उद्देश्य की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। बुजुर्ग खुद को बेकार या अलग थलग महसूस नहीं करते। उनका जीवन किसी न किसी रूप में उपयोगी बना रहता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर शारीरिक उम्र पर पड़ता है। इन सब बातों के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज छुपी हुई है। वहाँ लोग शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर सलाह और शुरुआती स्तर पर सुधार को सामान्य माना जाता है। बीमारी के बहुत बढ़ जाने का इंतजार नहीं किया जाता। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि लंबी उम्र किसी एक जीन या किसी एक देश की देन नहीं है, तब ध्यान अपने आसपास की वास्तविकता पर जाता है। कई जगहों पर जानकारी की कमी नहीं है। लोग जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी नतीजे अलग क्यों होते हैं। इसका जवाब रोजमर्रा की आदतों में छुपा है, खासकर उन आदतों में जिन्हें सामान्य मान लिया गया है। खाने से ही शुरुआत करें तो एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। बहुत से लोग जरूरत से कहीं ज्यादा खाते हैं और इसे अच्छी सेहत की निशानी समझ लेते हैं। थाली में ज्यादा होना, पेट का पूरी तरह भर जाना और खाने के बाद भारीपन महसूस होना आम बात बन चुकी है। ऊपर से तला भुना, मीठा और ज्यादा मसालेदार भोजन रोज का हिस्सा है। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कहीं ज्यादा देने पर वह अतिरिक्त बोझ बन जाती है, जिसे शरीर सालों तक ढोता रहता है। खाने का समय और तरीका भी स्थिति को और बिगाड़ देता है। देर रात खाना, जल्दी जल्दी खाना और खाते समय मोबाइल या टीवी देखना पाचन तंत्र को भ्रमित कर देता है। शरीर को न तो ठीक से संकेत मिलते हैं और न ही उसे भोजन को संभालने का समय मिलता है। इसका असर धीरे धीरे वजन, शुगर, ब्लड प्रेशर और थकान के रूप में सामने आता है। इसके बाद आता है शारीरिक निष्क्रियता का मुद्दा। बहुत से लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, चाहे वह काम की वजह से हो या आदत की वजह से। पैदल चलने को समय की बर्बादी माना जाने लगा है। लिफ्ट, वाहन और स्क्रीन ने शरीर की प्राकृतिक हरकतों को लगभग खत्म कर दिया है। जब शरीर का उपयोग कम होता है तो वह कमजोर होना शुरू हो जाता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। नींद की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। देर रात तक मोबाइल या टीवी देखना, अनियमित सोने का समय और कम नींद को सामान्य मान लिया गया है। शरीर को ठीक होने और खुद को संतुलित करने का मौका ही नहीं मिलता। इसका असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हार्मोन, इम्यूनिटी और मानसिक स्थिरता तक पहुंच जाता है। पानी पीने की आदतें भी अक्सर गलत दिशा में होती हैं। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं तो कुछ लोग गलत समय पर जरूरत से ज्यादा। प्यास को पहचानने और शरीर के संकेत समझने की आदत कमजोर होती जा रही है। इसका असर सीधे पाचन, किडनी और ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। इन सब के ऊपर तनाव एक स्थायी पृष्ठभूमि की तरह बना रहता है। भविष्य की चिंता, आर्थिक दबाव, तुलना और असंतोष मन को लगातार सक्रिय रखता है। शरीर जब लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रहता है तो वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। बाहर से यह तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर नुकसान होता रहता है। एक और बड़ी समस्या यह है कि स्वास्थ्य को अक्सर तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कोई गंभीर तकलीफ न हो जाए। नियमित जांच, शुरुआती सुधार और रोकथाम को अनावश्यक खर्च समझा जाता है। नतीजा ये होता है कि जब समस्या सामने आती है तब तक वह काफी आगे बढ़ चुकी होती है। बात अब आदतों से आगे बढ़कर सोच और व्यवस्था तक पहुंचती है, क्योंकि यहीं पर वह अंतर छुपा होता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब दो जगहों पर जानकारी लगभग समान हो तब भी नतीजे अलग आते हैं, तो कारण सिर्फ क्या किया जा रहा है ये नहीं होता, बल्कि कैसे और क्यों किया जा रहा है ये होता है। एक बड़ा फर्क अनुशासन को लेकर दिखाई देता है। कुछ जगहों पर अनुशासन को मजबूरी नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने का तरीका माना जाता है। समय पर खाना, समय पर सोना और रोजमर्रा की छोटी जिम्मेदारियों को टालना नहीं। ये सब शरीर को एक स्थिर लय देता है। शरीर जब रोज एक जैसी लय में काम करता है तो उसे अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहीं दूसरी तरफ अनियमितता को अक्सर आजादी समझ लिया जाता है, जबकि शरीर के लिए ये भ्रम की स्थिति बन जाती है। रोकथाम और इलाज के बीच का फर्क भी बहुत गहरा है। जब स्वास्थ्य को एक ऐसी चीज माना जाता है जिसे रोज संभालना है, तब छोटी गड़बड़ियां जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। मामूली बदलाव से ही स्थिति सुधर जाती है। इसके उलट जब तब तक इंतजार किया जाता है जब तक दर्द या परेशानी असहनीय न हो जाए, तब इलाज भारी, लंबा और महंगा हो जाता है। इस अंतर का असर उम्र की गुणवत्ता पर पड़ता है, न कि सिर्फ सालों की गिनती पर। मानसिकता का अंतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँ शरीर को लंबे समय तक साथ निभाने वाला साधन माना जाता है, वहाँ उस पर ध्यान स्वाभाविक रूप से दिया जाता है। लेकिन जहाँ शरीर को तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक वह काम करता रहे, वहाँ उसकी देखभाल पीछे छूट जाती है। धीरे धीरे शरीर शिकायत करने लगता है और तब बहुत कुछ सुधरने के दायरे से बाहर जा चुका होता है। सामाजिक संरचना भी इस अंतर को मजबूत करती है। बुजुर्गों को बोझ नहीं, अनुभव का स्रोत मानना, उन्हें सक्रिय भूमिका में बनाए रखना और अकेलापन कम करना, ये सब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। जब व्यक्ति को यह एहसास रहता है कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है, तो जीवन के प्रति उसकी ऊर्जा बनी रहती है। काम और आराम के संतुलन को लेकर भी सोच अलग होती है। लगातार खुद को थकाते रहना मेहनत नहीं बल्कि शरीर के खिलाफ जाना है। जिन जगहों पर आराम को कमजोरी नहीं बल्कि आवश्यकता माना जाता है, वहाँ लोग लंबे समय तक सक्रिय रह पाते हैं। शरीर को समय पर रुकने का मौका मिलता है तो वह बेहतर तरीके से दोबारा काम करता है। यहीं से बात निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, लेकिन यह निष्कर्ष किसी एक लाइन में बंद नहीं होता। ये उन व्यवहारिक बदलावों की तरफ इशारा करता है जिन
जिन्हें अपनाने के लिए न तो देश बदलना पड़ता है और न ही जीवन को उलट पुलट करना पड़ता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि शरीर को रोज थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जाए। सबसे पहले खाने को ही लें। खाना कम या ज्यादा होने का सवाल नहीं है, सवाल है जरूरत भर का। जब खाना इस सोच के साथ खाया जाता है कि शरीर को अभी जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ही दी जाए, तो पाचन हल्का रहता है और शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। धीरे खाना, बीच बीच में रुक कर ये महसूस करना कि भूख कितनी बची है और पेट पूरी तरह भरने से पहले रुक जाना, ये एक छोटी सी आदत लंबे समय तक असर दिखाती है। शारीरिक गतिविधि को बोझ समझने की जगह उसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना अगला कदम है। हर दिन थोड़ा चलना, सीढ़ियां लेना और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचना, ये सब मिलकर शरीर को सक्रिय रखते हैं। इसके लिए जिम या भारी कसरत जरूरी नहीं, जरूरी है नियमितता। पानी पीने के मामले में भी संतुलन जरूरी है। प्यास को पहचानना, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना और शरीर के संकेतों को समझना, ये आदतें शरीर की सफाई और ऊर्जा दोनों में मदद करती हैं। न बहुत कम और न ही बिना जरूरत के ज्यादा, यही संतुलन काम करता है। नींद को आखिरी प्राथमिकता की जगह पहली जरूरत मानना भी बड़ा बदलाव ला सकता है। एक तय समय पर सोने और उठने की कोशिश, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और शरीर को आराम का पूरा समय देना, ये सब मिलकर हार्मोन और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाते हैं। अच्छी नींद दवाइयों का विकल्प नहीं, लेकिन कई दवाइयों की जरूरत कम कर सकती है। तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उसे रोज जमा होने से रोका जा सकता है। काम और आराम के बीच संतुलन, खुद के लिए थोड़ा समय और सामाजिक जुड़ाव, ये चीजें मन को हल्का रखती हैं। मन हल्का होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। स्वास्थ्य जांच को डर या खर्च की तरह नहीं, बल्कि निवेश की तरह देखने से सोच बदलती है। समय समय पर छोटी जांचें शरीर में हो रहे बदलावों को समझने में मदद करती हैं। इससे बड़ी समस्याओं को टालना आसान हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।